अब हम देखने वाले हैं एनर्जी के बारे में और डिटेल में। एनर्जी के दो टाइप्स होते हैं जिनके बारे में भी आगे बढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले एनर्जी के बारे में एक बात जान लेते हैं दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि हम एनर्जी को बना भी नहीं सकते, ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हाँ एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं। यही चीज़ लेके अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। अगर हम एनर्जी की बात करें तो पूरी एनर्जी आपकी कई टाइप्स में डिवाइड होती है। मेनली हम उसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकेंड हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों की हम बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इसके बारे में अभी हम आगे देखते हैं। और इसके भी सब डिविजन्स होते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये भी दो टाइप्स की होती है। इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। जिसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है वो है ये वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और रही बात काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी तीन टाइप्स में डिवाइड होती है। एक आपकी होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक आपकी होती है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक आपकी होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये होती क्या है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट टाइप की एनर्जी की, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसको देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, इसका डेफिनेशन देखते हैं। द एनर्जी possessed by a body by virtue of its change position is called potential energy। मतलब जब हम किसी बॉडी का पोजीशन चेंज करते हैं तब उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। मतलब किसी बॉडी को आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे या एक हाइट से दूसरी हाइट तक लेके जाओगे तो वहाँ पे उसका पोटेंशियल चेंज हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बदल जाती है। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और इसको अक्सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो बोला जाता है, बिकॉज जब आप एक बॉडी को एक हाइट से दूसरी हाइट तक ऊंचे तक लेके जा रहे हो या ऊपर से नीचे तक लेके आ रहे हो तब उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटती या बढ़ती है। ये कैसे निकाली जाती है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है U = mgh। अब ये क्या है देखते हैं। जैसे मान लो ये एक पानी की टंकी है, ये सबने देखी होगी आई होप। इस पानी की टंकी के अंदर ढेर सारा पानी होता है। अब ये पानी ऐसे ही तो वहां तक नहीं पहुंचा, इसको एक वाटर पंप से पंप करके, देखो काला काला पाइप है, पाइप के थ्रू यहाँ तक पहुंचाया जाता है। यहाँ पे आपका पानी है, इस पानी का कुछ वजन होगा, ठीक है, इसका कुछ मास होगा जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा या ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्ट कर रहा होगा। तो हमने मास ले लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर g की वैल्यू से, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ दिस वाटर mg। और वेट ऑफ दिस वाटर को यहाँ पे हम हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर दें कि कितनी हाइट पे ये पानी है, तब हमें क्या मिल जाएगा, उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इस पानी के अंदर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भरा हुआ है। बेसिकली ये निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको मास चाहिए उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का या उस चीज़ का, और ये चाहिए कि g का वैल्यू कितना है उस जगह पे, और साथ में वो कितनी हाइट पे लोकेटेड है ये भी आपको चाहिए। U होता है mgh। तीन चीज़ें आपको अगर पता है तो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आराम से निकाल सकते हो। आई होप क्लियर हो गए। और यहाँ पे एक चीज़ बस ये याद रखना, बाय वर्च्यू ऑफ चेंज पोजीशन, पोजीशन के बदलने से हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आता है। और ये हमेशा रुकी हुई बॉडीज के लिए निकाला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। चलती हुई बॉडीज के लिए हम एक दूसरे टाइप का एनर्जी देखते हैं, विच इज काइनेटिक एनर्जी। जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है, जैसे मान लो कोई रॉकेट है या कोई साइकिल जा रही है या कोई बाइक जा रही है या कोई कार जा रही है, कोई बस है, कुछ भी है, तो कोई भी चीज जब मूव कर रही होती है, आप ही मान लो दौड़ के जा रहे हो, तब हम कहते हैं कि उस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक वर्ड का मतलब ही होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मोशन। काइनेटिक, द एनर्जी possessed by a body by virtue of its state of motion। यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन में होगी बॉडी, अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में है दैट मीन्स उस बॉडी के अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब बॉडी मूव कर रही है, अगर मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये रॉकेट है और इस रॉकेट का कुछ वेलोसिटी होगा, मान लो v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो इसमें कितना काइनेटिक एनर्जी होगा ये हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला, k = ½ mv²। फॉर्मूला होता है k = ½ m मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला है। अब ये कैसे आता है इसको देख लेते हैं। अगर इस फॉर्मूले की हम बात करें तो बेसिकली जो ये काइनेटिक एनर्जी है ये है क्या, ये आपका वर्क ही तो है एक तरह से, जो आपने वर्क किया होगा, ये जो बॉडी वर्क कर रही होगी, ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इसके अंदर स्टोर हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी इसको आगे लेके जाती है या मूव कराती है इस बॉडी को। इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता कहाँ से, ये आपका आता है वर्क के फॉर्मूले से, W = Fs, इसी से आता है।
अब ये कैसे आ रहा है समझते हैं इसको। यहाँ पे F आपका फोर्स है, तो फोर्स यहाँ कितना लग रहा है, फोर्स आपका हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू mg हो जाएगा। S का वैल्यू कितना होगा, S के वैल्यू के लिए आपको यूज करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन का। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, a की जगह g ले लेते हैं, ठीक है, वही चीज है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे हम g के लिए फॉर्मूला बनाते हैं, तो g के लिए क्या बनेगा देख लो, ये हो जाएगा, यहाँ पे हम एक किसी को जीरो ले लेंगे, चाहे v को या u को जीरो ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u को जीरो रख दो, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी आप जीरो मानोगे तभी तो बॉडी चली होगी रेस्ट से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2gs, s को सब्जेक्ट बनाओ तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू s, ये आ गया आपका s का वैल्यू, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इस वैल्यू को s की जगह आप पुट कर दो यहाँ पे w वाले फॉर्मूले में, आपका बन जाएगा k का फॉर्मूला। तो बस यहाँ पे s की जगह पे वही वैल्यू उठा के रख देंगे हम, तो s की जगह हम रखेंगे यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन 2g, बस g से g यहाँ कैंसिल हो जाना है, तो क्या बचा यहाँ पे, ये बचा 1/2 mv स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर, यही फॉर्मूला हमारा आ गया k का। तो बेसिकली जो वर्क इस पे हो रहा है मूवमेंट की वजह से, मोशन की वजह से, वही वर्क इसका काइनेटिक एनर्जी है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तब उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो होती है काइनेटिक एनर्जी, राइट। चलो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम आप सबने पढ़ रखा होगा, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो हमें पता है मोमेंटम p से डिनोट किया जाता है, ये क्या होता है, p इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी अभी जस्ट हमने देखा होता है हाफ mv स्क्वायर। तो इन्हीं दोनों के बीच रिलेशन हमको डिराइव करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। p इज इक्वल टू mv, इससे हम फॉर्मूला बनाएंगे v का, तो m को इधर ले आते हैं p के नीचे, तो p बाय m इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, v। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम पुट कर देंगे अपने इस वाले इक्वेशन में। सो v की जगह पे वो वाला जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें से v का वैल्यू उठा के हम यहाँ रखने वाले हैं। सो k इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ m, और v की जगह हम रखेंगे p अपॉन m, और v का स्क्वायर था तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। हमने v का वैल्यू चेंज कर दिया p बाय m। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ m p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा k। इसको सॉल्व कर लो, एक m से एक m कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा k इज इक्वल टू 1/2 p बाय सिंगल m, p स्क्वायर बाय सिंगल m। अब यहाँ पे 2m को आप ले आओ लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे 2m आ जाएगा लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा 2m k इज इक्वल टू p स्क्वायर। आप यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर रूट लगा दो, तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2m k। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। सो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में ये रिलेशन होता है, अक्सर ये एग्जाम्स में डिराइव करने के लिए आता है, तो आप इसको देख सकते हो, इस तरह कुछ डिराइव हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप यहाँ से, बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूं। आगे बढ़ते हैं। सो आगे अभी हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो यहाँ पे है, अ बॉय वेइंग 25 kgf climbs up from the first floor at a height of 3 meter above the ground to the third floor at a height of 9 meter above the ground. What will be the increase in its gravitational potential? तो यहाँ पे हमसे कुछ कहा गया, देखो कहानी ये है कि एक लड़का है, फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हुआ है, ये फर्स्ट फ्लोर है। सो फर्स्ट फ्लोर जो हमारा है वो जमीन से 3 मीटर हाइट पे है। फिर बात करते हैं सेकेंड फ्लोर की। अब वो लड़का फर्स्ट फ्लोर से चढ़ के थर्ड फ्लोर तक गया, और थर्ड फ्लोर जो है वो जमीन से कितनी हाइट पे दी हुई है, वो क्वेश्चन में दे रखा है दैट इट इज अबव एट अ हाइट ऑफ 9 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये जो थर्ड फ्लोर है ये जमीन से 9 मीटर दूर ऊपर है। तो ये कहानी है। फिर हमसे क्या कहा गया है, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब लड़का यहाँ पे खड़ा था, फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा था, तो ऐसा तो नहीं है कि उसका पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, क्योंकि ऑलरेडी वो एक हाइट पे था, और जब वो इतनी हाइट पे गया तब उसका पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली बढ़ा, बिकॉज वो ज्यादा हाइट पे ऊपर जीने चढ़ के चला गया है। तो यहाँ पे कितना चेंज आया यहाँ से यहाँ तक में, वो हमको निकालना है।
तो यहाँ पे आप सिंपल ये इस तरह से निकाल सकते हो। यहाँ पे हम दो चीजें निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम P1 मान लेते हैं, पहला वाला फर्स्ट फ्लोर का पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट फ्लोर पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता, mg, मास और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का जो आपका वैल्यू है वो तो सेम रहना है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, हाइट चेंज हो रही है, कितनी हाइट पे वो जा रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं h1। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम मान लेते हैं P2, और ये कितनी हो जाएगी, हाइट सेकेंड हाइट तक वो गया 9 मीटर्स, तो इसको हम मान लेते हैं m वही रहेगा, g वही रहेगा, h2, हाइट चेंज हो जाएगी, हाइट आपकी ज्यादा हो गई अब। तो यही है इनिशियल आपकी क्या थी, mg h1 कितना है 3 मीटर अबव द ग्राउंड, और h2 क्या है 9 मीटर हाइट है थर्ड फ्लोर वाली। तो ये दो जगह का हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। ये आपका फाइनल हो गया पोटेंशियल, और ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बस इन दोनों को माइनस कर देंगे, तब आ जाएगा हमारा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सो हमें क्या निकालना था, गेन इन, बिकॉज वो हाइट पे ऊपर जा रहा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है, अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा होता तो लॉस हो रही होती। तो यहाँ हो जाएगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Pe2 माइनस P1। तो यहाँ पे आप दोनों का वैल्यू रख दो, दोनों में mg कॉमन मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा mg h2 माइनस h1। ये फॉर्मूला आप याद रखना, चेंज इन या डेल्टा PE, ये मैंने फॉर्मूला अलग से नहीं बताया था, बट आप इसको याद रखना चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो आप। तो ये हो जाएगा डेल्टा PE इज इक्वल टू mg h1 माइनस h2। ठीक है, ये कई बार आप डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हो, डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हो एज पर नीड। तो बस इसमें वैल्यू रखेंगे और हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। सो यहाँ पे मास कितना है, बॉय का वजन दिया हुआ है 25 kgf, तो kgf है, और g के वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूटन में आ जाएगा। g का वैल्यू हमको 10 दे रखा है आसानी के लिए, g का वैल्यू हो गया 10। h2 माइनस h1, h2 याद रखना फाइनल वाली है, तो फाइनल हाइट उसकी कितनी है जमीन से 9 मीटर्स, तो h2 कितना 9 मीटर्स। h1 क्या है, उसकी इनिशियल हाइट है जमीन से, तो इनिशियली वो कितनी हाइट पे था 3 मीटर्स की, तो इनिशियल हाइट हमारी हो गई 3 मीटर। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 10 250 और मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 3 करेंगे, ये आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 6 होता है 150, सो 150 और उसके बाद एक ये जीरो लगेगा 1500, ये आ जाएगा जूल्स में, बिकॉज आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो, चाहे चेंज भी निकाल रहे हो, बात वही है। तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा 1500 का। तो जब वो लड़का फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जाएगा तो उसके अंदर 1500 जूल का एक गेन आ जाएगा, गेन इन एनर्जी आ जाएगा। राइट, आई होप क्लियर हो गया होगा ये। चलो अभी हम बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ और उसको देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 10। सो यहाँ पे है अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, एक बॉडी है जिसका मास हमको गिवन है 10 kg, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी of 20 meter per second. If the mass of the body is doubled and the velocity is halved, find the initial kinetic energy and the final kinetic energy. तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, हमने दो पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, इनिशियल एंड फाइनल। इस बार हमसे काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है और हमें यहाँ पे दो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, एक इनिशियल और एक फाइनल। कैसे निकालेंगे देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, मास हमको 10 kg गिवन है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ ये, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन, पहले इनिशियल इस तरफ लिखेंगे और इधर लिखेंगे फाइनल। इस तरह करने से आसानी आपको क्लियर भी हो जाएगा, समझ में भी आएगा, ऐसे ही आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इनिशियली हमको क्या क्या गिवन है कि उसका मास है 10 kg, m1 है 10 kg इनिशियल, और उसके बाद मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v1 हमको दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो पहले उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसको मान लेते हैं Ke1। तो Ke1 इनिशियली काइनेटिक एनर्जी उसका कितना होगा, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हाफ मास हमें दे रखा है 10, v हमारा कितना है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 20 का स्क्वायर कितना 400। ठीक है, 2 2 4 और 2 0 लग जाएंगे, आप काट दो, इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 200 इंटू 10, ये आ जाएगा 2000।
तो ये आ गया हमारा 2000 जूल्स, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसका 2000 जूल्स का रहेगा। अब देखते हैं फाइनल के केस में क्या है। तो फाइनल क्या हो रहा है, फाइनली इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड। अब फाइनली हमसे कहा जा रहा है कि हम मास ऑफ द बॉडी डबल कर दें। तो मास शुरुआत में कितना था, मास शुरुआत में था 10 किलो, आप इसको डबल कर दो, कितना हो जाएगा 10 का डबल 20 हो गया। फिर है एंड इट्स वेलोसिटी इज हाफ, पढ़ लो यहां से, मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड एंड इट्स वेलोसिटी इज हाफ, वेलोसिटी आधी कर दी गई। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी पहले कितनी थी, वेलोसिटी पहले थी हमारी 20 मीटर पर सेकेंड, इसको आधा कर देंगे हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। बस ये चीज है। अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इसकी। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम मान लेते हैं ke2 फाइनल, और ये भी कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये हो जाएगा हाफ mv²। बस इस बार मास और वेलोसिटी हम ये वाली रखेंगे, फाइनल केस वाली। तो बस रख दो, हाफ मास कितना है, मास है 20 kg, वेलोसिटी कितनी है 10 का स्क्वायर लग जाएगा, ये हो जाएगा 2 से काट दो, 2 10 20 और सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा 100। सो 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1000। सो 1000 जूल ऑफ एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी विल बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ गया हमारा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई 2000 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई 1000 जूल। आई होप समझ में आगे हो गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ अभी। सो अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है अ बॉडी ऑफ मास 60 kg। सो एक बॉडी है जिसका मास 60 kg है, हैज द मोमेंटम 3000 kg मीटर पर सेकेंड। सो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द बॉडी। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे निकालनी है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हमको गिवन क्या क्या है, हमें बॉडी का मास पता है और उसका मोमेंटम पता है, हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एंड ऑल्सो द स्पीड ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आप सिंपल कैसे निकाल सकते हो, आपने एक रिलेशन अभी डिराइव किया था, P इज इक्वल टू √2mk। इसका यूज करके आप काइनेटिक एनर्जी बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक और रिलेशन इसी के पहले वाली लाइन क्या आई थी, p² इज इक्वल टू 2mk। इससे k बना लो, k क्या हो जाएगा, k हो जाएगा p² अपॉन 2m। आपको बस फॉर्मूले को इधर उधर करके मेन सब्जेक्ट उस चीज को बनाना आना चाहिए। अगर ये चीज आपको आती है तो फिर कोई भी न्यूमेरिकल हो आप बहुत ही आसानी के साथ उसको सॉल्व कर सकते हो। हमने क्या किया, जो रिलेशन हमें पता था, हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन यहाँ पे पता था, इसकी मदद से हमने k का फॉर्मूला बना लिया p के टर्म्स में। बस यहाँ पे हम वैल्यू को रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। हमें मोमेंटम पता है, मोमेंटम हमारा कितना है 3000, तो p का वैल्यू हमारा है 3000। सो p की जगह रखेंगे 3000 और इसका स्क्वायर करना है अपॉन 2m। m कितना है हमारा 60 kg, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू m का वैल्यू यानी कि 60। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3000 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 इंटू 3000 स्क्वायर हो गया अपॉन 2 इंटू 60। बस इसी को सॉल्व करना है, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 1 6, 6 5 30 और एक 0, और उसके बाद 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 25। ठीक है, तो 25 आ गया और 25 3 करोगे ये आ जाएगा 75 और उसके बाद लग जाएंगे 3 0, 1 2 3, ये आ जाएगा 75,000 जूल्स। तो ये हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। सो फर्स्ट पार्ट का जो आया काइनेटिक एनर्जी वो है 7.5 इंटू 10⁴। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये कितना हो जाएगा, मैंने बताया था पॉइंट आप 1 2 3 4 इधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁴ जूल्स। ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही फॉर्म सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अभी देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना था द स्पीड ऑफ द बॉडी। स्पीड कैसे आएगी, स्पीड के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें मोमेंटम पता है, मास पता है, वेलोसिटी निकालनी है, तो सिंपल यूज कर लो P इज इक्वल टू m इंटू वी, आसान पड़ेगा। यहाँ पे मोमेंटम हमको दिया हुआ था 3000, तो मोमेंटम की जगह रखा 3000। मास हमको गिवन है कितना 60 kg, 60 रखा। v हमको निकालना है तो v की जगह यहाँ v रख देंगे। बस फॉर्मूला इसको सॉल्व कर लो, 60 को ले आओ इधर नीचे, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 3000 अपॉन 60, 0 0 कट जाएगा, आ जाएगा 6 5 30 और एक 0 यानी कि 50। और ये क्या था, ये हमने निकाला है स्पीड ऑफ द बॉडी, तो ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप समझ में आ गया होगा यार न्यूमेरिकल। बाकी न्यूमेरिकल्स के मुकाबले ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा इजी था। तो चलो अभी इसके बाद देखते हैं एक अच्छा सा न्यूमेरिकल और थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल। सो ये है अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे है
अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। एक गोली है, यहाँ पे इसको बनाते चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे एक बुलेट है, इस तरह एक बुलेट है जिसकी हमें मास पता है, जिसका मास इज इक्वल टू 50 ग्राम, सॉरी 50 kg तो बहुत हो जाएगा, मिसाइल नहीं है, 50 ग्राम की हमारी छोटी सी बुलेट है। और यहाँ पे वो बुलेट कितनी तेजी से 500 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रही है। इट इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे ये वेलोसिटी है इसकी। अब क्या है, इट पेनिट्रेट्स 10 सेंटीमीटर इनटू अ स्टिल टारगेट एंड कम्स टू रेस्ट। अब क्या हो रहा है कि ये बुलेट गई और एक स्टिल टारगेट से जाके टकरा गई। मान लो ये हमारा स्टिल टारगेट है और इस टारगेट के अंदर ये धंस गई जाके कितना, 10 सेंटीमीटर तक। बुलेट गई, टारगेट से टकराई और टारगेट के अंदर चली गई, पेनिट्रेट कर गई 10 सेंटीमीटर तक। तो 10 सेंटीमीटर को यहीं पे हम SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। और 10 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 100, इसको मीटर में कर लें हम, तो यहाँ पे मीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 100 कर देंगे। सो 0 से 0 कटेगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करना कि जितना भी आप गिवन लिखते हो, गिवन में कोशिश ये करो गिवन में ही उसको स्टैंडर्ड यूनिट में या SI यूनिट में कन्वर्ट कर लो। तो हमने लेंथ को कन्वर्ट कर लिया स्टैंडर्ड यूनिट में अपने मीटर में, और वेलोसिटी हमको मीटर पर सेकेंड में ही दे रखी थी। फिर है हमें क्या कैलकुलेट करना है आगे, हाँ एक और चीज इसमें है, इट पेनिट्रेट्स 10 सेंटीमीटर इनटू अ स्टिल टारगेट एंड कम्स टू रेस्ट। अब कई बच्चे स्किप कर देते हैं, बट ये स्किप नहीं करना है। हमसे ये भी कहा गया है कि बुलेट ने पेनिट्रेट किया उस स्टिल टारगेट में, अंदर गई और फाइनली जाके यहां रुक गई, कम्स एट रेस्ट, मतलब कि फाइनली इट कम्स टू रेस्ट, मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 और उसका इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारा जो है ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, v नहीं लेते हैं इसको, इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे क्या है, बुलेट इतनी तेजी से आ रही थी, टकराने के बाद 10 सेंटीमीटर अंदर गई, फिर रुक गई, यानी कि रेस्ट पे आ गई, यानी कि उसका फाइनल स्पीड 0 हो गया। सो यहाँ पे हमें इस जानकारी की मदद से निकालना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बुलेट। पहले इनिशियली जब बुलेट इतनी तेजी से मूव कर रही थी तब उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, पहले हमें वो निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में देख लो, ए पार्ट में हमें यही कैलकुलेट करना है। सो ए पार्ट है के ऑफ बुलेट। सो ये हो जाएगा कितना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वही रखेंगे, ये हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर। v स्क्वायर क्यों नहीं रख रहे हैं, बिकॉज फाइनली तो वो रेस्ट में आ रही है ना, इनिशियली वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है, हमें वो वाली वेलोसिटी यहाँ रखनी है। तो हाफ mu स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हाफ m कितना है, मास ऑफ बुलेट हमें 50 ग्राम दे रखा है, ये भी अच्छा, यहीं पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं SI यूनिट में। तो इसको कन्वर्ट करेंगे 50 ग्राम को, यहाँ पे कर लेते हैं, चलो छोड़। तो यहाँ पे आ जाएगा 50/1000, केजी में कर लिया हमने यहीं पे, 50/1000 ये हो गया केजी में, 50 ग्राम था। और उसके बाद हमें इनिशियल वेलोसिटी रखना है इसमें, यानी कि 500, तो ये हो जाएगा v का वैल्यू 500 और स्क्वायर। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हाफ इंटू 50 इंटू 500 इंटू 500 अपॉन 1000। बस 2 0 यहाँ से काटेंगे, 1 0 यहाँ से काट दो, तो ये आ गया 50 इंटू 50, और उसके बाद 2 से भी काट सकते हो, ये हो जाएगा 25। तो ये आ गया हमारा 25 इंटू 50 इंटू 5। तो 25 5 जा होता है 125, तो 125 इंटू 50, सो 125 5 जा होता है 625 एंड आगे 1 0, तो 6250 आंसर आ जाएगा हमारा ए पार्ट का। फिर आगे है बी पार्ट, द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द टारगेट। तो यहाँ पे बी पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि बताओ कि एवरेज रिटार्डिंग फोर्स कितना टारगेट ने लगाया, मतलब कितना एवरेज रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया इस टारगेट ने। रोक तो दी उसने बुलेट को, 10 सेंटीमीटर अंदर तक बुलेट गई, फिर रुक गई, तो यहाँ पे एवरेज रिटार्डिंग फोर्स कितना लगा। तो फोर्स निकालने के लिए हम यूज करेंगे F = ma वाले फॉर्मूले का, जिसके लिए हमको मास तो पता है बुलेट का, लेकिन हमको ये नहीं पता कि कितने रिटार्डेशन से या कितने एक्सेलरेशन तो ही बोलेंगे, कितने नेगेटिव एक्सेलरेशन से ये रुकी, ये हमको निकालना है ए का वैल्यू। तो उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन का। तो सबसे पहले यहाँ पे साइड में हम निकालते हैं रिटार्डेशन ऑफ बुलेट, ये मैं साइड में निकाल रहा हूँ, आप आगे निकाल सकते हो इसी के, रिटार्डेशन ऑफ बुलेट।
तो बुलेट कितना तेजी से रिटार्ड हुई उसके लिए देखो हमें टाइम तो दे नहीं रखा कि कितने टाइम में बुलेट ने रुक गई जाके, लेकिन हम यहाँ पे दूसरे इक्वेशंस का यूज करके एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए आप इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करो। इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी कौन कौन सी होती हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड होती थी आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होती थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हम थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे बिकॉज उसमें टाइम नहीं होता है, तो क्वेश्चन में हमको टाइम नहीं दे रखा है कि कितने टाइम में बुलेट रुकी जाके। तो यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2as नहीं होगा, माइनस 2as होगा। क्यों ऐसा होगा समझ लो, बिकॉज यहाँ पे बुलेट के पास पहले ज्यादा वेलोसिटी था और वो रिटार्ड हो रही है, रुक रही है जाके, तो इसीलिए एक्सीलरेशन नेगेटिव रखेंगे, इसीलिए माइनस 2s हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, फाइनल वेलोसिटी 0 रखना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना था 500 मीटर पर सेकेंड, तो 500 माइनस 2a, s कितना है, कितने डिस्प्लेसमेंट उसने किया, 10 सेंटीमीटर अंदर तक बुलेट गई तब जाके रुकी। तो 10 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया था SI में, यानी 0.1 मीटर हमने कन्वर्ट कर लिया था यहीं पे, तो ये हो जाएगा इंटू 0.1, और बस इसी को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे u स्क्वायर था तो यहाँ पे 500 का स्क्वायर भी होगा, तो बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे निगेटिव एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो माइनस 2a इंटू 0.1 को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2a इंटू 0.1 इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय 500, बिकॉज यहाँ 500 का स्क्वायर था। बस यहाँ पे अब 2 इंटू 0.1 को हम राइट साइड लेके आएंगे और a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो a विल बी इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय 500, और यहाँ पे 2 इंटू 0.1 से डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पॉइंट हटा के हम ऊपर 10 लगा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 1 2, 2 5 10, ये कट जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 5 25, 5 125, और उसके बाद लग जाएंगे 4 0, 1 2 3 4, और वहां पे तो कट चुका है तो ये हो जाएंगे 4 0। ये आ गया हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो ये आ गया हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन तो हमें फाइंड नहीं करना था, हमें फाइंड करना था एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। तो यहाँ पे एवरेज रिटार्डिंग फोर्स के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma का। तो जब भी फोर्स निकालना हो आप हमेशा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, F इज इक्वल टू ma। मास हमारी बुलेट का कितना था 50 ग्राम, तो यहाँ पे यूज करेंगे 50 अपॉन 1000 kg में कन्वर्ट करने के लिए, और एक्सीलरेशन अभी हमने निकाला कितना 125 और उसके बाद 4 0, तो ये हो गया 125 1 2 3 4 4 0। यहाँ पे 1000 से हम जीरोस को कट कर देंगे, 3 0 ऊपर से कट जाएंगे, और बस यहाँ पे आप 50 को मल्टीप्लाई कर दो 1250 से, जो कि आ जाएगा 125 5 जा होता है 625, और उसके बाद जीरो लग जाएंगे 1 2 2 0 लग जाएंगे, यानी कि 62500, ये हो जाएगा 62,500 न्यूटन्स। ये हो जाएगा एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द टारगेट। आई होप ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा आप लोग को। इस न्यूमेरिकल को करने का एक और तरीका भी होता है, एक्सीलरेशन निकाले बिना आप काइनेटिक एनर्जी का भी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सो आई होप ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के इंटर कन्वर्जन के बारे में, और वहां पे हम बात करेंगे अबाउट द थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन दैट द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी रिमेन्स सेम व्हाइल फ्री फॉल एंड सिंपल पेंडुलम का भी केस देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में भी इसको देखेंगे। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट पार्ट में। सो इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द इंटर कन्वर्जन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और बेसिकली कि कैसे हम वेरीफाई करते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी रिमेन्स सेम ड्यूरिंग फ्री फॉल एंड इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, बिकॉज ये दोनों ही चीजें आपके कोर्स में हैं। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों की। देखो अभी तक हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ये दोनों क्या होती हैं? पोटेंशियल एनर्जी हमने बात की थी कि ये रुकी हुई बॉडीज में स्टोर्ड रहती है, जब हम बॉडी की पोजीशन चेंज करते हैं तब उसका पोटेंशियल एनर्जी बदलता है। और वहीं पे हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो जब हम किसी बॉडी को मूव कराते हैं या वो बॉडी मूव कर रही होती है अपने आप से, तब हम कहते हैं कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है, एक हाइट से नीचे आती है या हम नीचे से उसको फेंकते हैं ऊपर, तब क्या होता है? तब ये दोनों ही पार्ट ऑफ एनर्जीज चेंज होती हैं, इंटरचेंज होती रहती हैं एक दूसरे में। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने एक बॉल ले ली है, तो ये एक ही बॉल है बट अलग अलग पॉइंट्स पे है जब हम इसको फेंक रहे हैं या ये ऊपर से नीचे फॉल हो रही है।
तो ये सेम बॉल है, ऐसा नहीं है तीन अलग अलग बॉल्स हैं। सोच के देखो, ये एक ही बॉल है, पहले यहाँ थी इस जगह पे, फिर इस जगह आई, फिर नीचे और जमीन के पास आ गई, इस तरह का केस है। तो यहाँ पे ये बॉल है, इसके हम 3 पॉइंट्स मान लेते हैं। ये हम मान लेते हैं पॉइंट ए, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट बी, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट सी। अब इनकी हम जमीन से कुछ हाइट ले लेते हैं। सपोज ये जो हमारा पहला सबसे टॉप पॉइंट है, ये जमीन से h हाइट पे है। उसके बाद जब बॉल h हाइट से नीचे गिर के आ रही है, मान लेते हैं ये कुछ यहां से यहां तक गिरी आके, और ये हमने डिस्टेंस मान लिया x। ये टोटल डिस्टेंस अगर h है और इतना डिस्टेंस अगर x है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा h माइनस x। ये हो गया ये वाला डिस्टेंस। तो हमें यही वेरीफाई करना है यहाँ पे कि इन तीनों पॉइंट्स पे द टोटल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी रिमेन्स अनचेंज या रिमेन्स सेम। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान देना। तो सबसे पहले बॉडी जब ए पॉइंट सबसे ऊपर थी, यहाँ पे थी इस जगह पे, तब इसमें कितना एनर्जी था देखते हैं। तो इस जगह पे इस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी नहीं था, बिकॉज ये बॉडी रुकी हुई थी, दिस बॉडी वॉज एट रेस्ट। सो इस जगह पे इस बॉडी में देयर इज ओनली पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू mgh, एंड यहाँ पे इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0, बिकॉज बॉडी इज एट रेस्ट। जब हम बॉल को ऐसे पकड़े हुए हैं, जब बॉडी रेस्ट पे है, तब उस समय काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी बिकॉज वो रेस्ट पे है, बट इसमें पोटेंशियल एनर्जी है mgh के बराबर। अभी हम बात करते हैं पॉइंट बी की। सो पॉइंट बी पे इसमें दोनों काइंड्स की एनर्जी होंगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब यही हमें निकालना है कि इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी है और इसमें कितना काइनेटिक एनर्जी है। देखते हैं कैसे। तो इस पॉइंट पे अगर हम इस बॉडी की बात करें, तो ये जमीन से कितना हाइट पे है? ये है जमीन से h माइनस x हाइट पे। तो इस बॉडी में जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू mg, और इस बॉडी की हाइट जमीन से कितनी है? h माइनस एक्स। देखो हमने लिखा हुआ है, तो इस बॉडी की हाइट रख देंगे h माइनस एक्स। ये वही हम यूज कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, U इज इक्वल टू mgh या P इज इक्वल टू mgh। तो यहाँ पे h नहीं रख सकते बिकॉज अब बॉल B पॉइंट पे इतनी हाइट पे है। इसकी हाइट कितनी जमीन से? h माइनस एक्स। तो हाइट की जगह हमने रखा h माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा mgh माइनस mgx। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें निकालना है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको क्या चाहिए होता है? हमें ये पता होना चाहिए कि बॉडी का वेलोसिटी कितना है। तो इतनी जगह तक आते आते इसमें कितना वेलोसिटी आएगा, ये हमको पहले निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम साइड में निकालते हैं इसको इस जगह पे। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए अगेन आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हमें टाइम नहीं पता, हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पता है कि बॉडी यहाँ से यहाँ गई है, और हमें ये पता है कि इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी, u इज इक्वल टू 0, और फाइनली इसका कुछ वेलोसिटी v हो गया होगा। तो यहाँ पे v कितना हुआ ये हमको निकालना है, और यही डिस्प्लेसमेंट हमारा x का है। तो इसके लिए हम थर्ड इक्वेशन का अगेन यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, इस बार प्लस 2as लेंगे बिकॉज, और प्लस 2gs भी ले सकते हो आप, gs इसका यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज को रख दो। आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u 0 है, ध्यान रखना। तो v हमें निकालना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u 0 रखना है प्लस 2g। s कितना है यहाँ पे? बॉडी ने x डिस्टेंस ऊपर से यहाँ तक आने में x डिस्टेंस मूव किया है, तो ये हो जाएगा 2gx। तो यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो गया 2gx, दैट इज द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर। तो बस यही वैल्यू हमें उठा के काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले में रखनी है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे कितनी होगी? k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। v स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाल लिया है अब, तो v स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 2gx, ये रख दिया है यहाँ पे। बस इसको सॉल्व कर लो, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू आ गया आपका mgx। mgx, तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब हम अगर टोटल निकालें, टोटल एनर्जी, सो टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू ke प्लस p, दोनों को आप ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? p हमारा है mgh माइनस mgx, और काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना आया? प्लस mgx।
तो माइनस mgx से प्लस mgx कट जाएगा, तो फाइनल हमारा कितना आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी, पोटेंशियल नहीं, इट इज इक्वल टू mgh। टोटल एनर्जी इन आर बॉडी इज इक्वल टू mgh। इतनी ही शुरुआत में थी टोटल एनर्जी, यहां भी टोटल निकाल लेते हैं। ए पॉइंट के लिए भी टोटल एनर्जी हमने नहीं निकाला था, वो निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के प्लस पी, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ऐड करोगे तो mgh प्लस 0 आएगा, यानी कि mgh। ये आ गया फर्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे भी हमने निकाला, बी पॉइंट पे, वो भी आ गया mgh। अब हम निकालेंगे लास्ट, यानी कि सबसे नीचे वाले पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे भी सबसे पहले हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इस बार हो जाएगी 0, P इज इक्वल टू 0। क्यों, बिकॉज हाइट इज इक्वल टू 0। अब हमारी बॉडी एकदम जमीन के पास कांटेक्ट में आने वाली है, जमीन से टकराई नहीं है। सबसे नीचे वाले पॉइंट पे यहाँ पे जमीन मान लो ऐसे है, जमीन से टकराई नहीं है, जमीन से टकराने के जस्ट पिछले वाले मोमेंट में यहाँ पे हाइट 0 हम मान लेंगे। तो जब 0 हाइट है तो इसका पोटेंशियल भी 0 हो गया। लेकिन सारी की सारी अब इसमें कौन सी एनर्जी होगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हमको निकालनी है, तो अगेन काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको यहाँ पे वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो वेलोसिटी के लिए अगेन हमको वो साइड में निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m। v का वैल्यू अभी नहीं रखते, v का वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं कि यहाँ तक आते आते बॉल के अंदर कितना वेलोसिटी आया होगा। तो अगेन फॉर दैट वेलोसिटी हमको यूज करना पड़ेगा इक्वेशंस ऑफ मोशन का। तो यहाँ पे यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 था, हमको इस जगह का v निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, इसको रहने दो v स्क्वायर, u 0 हो जाएगा प्लस 2gs, यहाँ पे 2g। s का वैल्यू कितना, यहां से यहां तक आने में बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, दैट इज h। तो यहाँ पे सीधे सीधे कितना आ जाएगा 2gh। तो यानी कि v स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो बस यहाँ पे v स्क्वायर का वैल्यू हम उठा के रख देंगे के वाले फॉर्मूले में, और ये बस आ जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर का वैल्यू कितना, 2gh। 2 कट जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू mgh। तो बस लास्ट पॉइंट पे भी जब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के ई प्लस पी करेंगे। पी तो 0 है, तो जितना भी एनर्जी होगा वो काइनेटिक वाला ही होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमने कितना निकाल लिया, mgh। तो बस तीनों पॉइंट्स पे आप देखो, यहाँ भी एनर्जी mgh आया था इस जगह पे, यहाँ भी एनर्जी mgh आया, और यहाँ भी एनर्जी mgh आया। यानी कि पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे एनर्जी हमारा कितना आ रहा है, mgh एंड mgh। टोटल एनर्जी बॉडी की चेंज नहीं होती है, या टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज। ये हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली वेरीफाई कर दिया है। सो यही था टॉपिक। ये अक्सर प्रूफ करने के लिए आ जाता है एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स में। सो इस प्रूफ को एक बार आप अच्छे से तैयार कर लेना, चाहो तो यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इसको एक बार समझ लो। बढ़ते हैं आगे। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर, दैट इज द केस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो एक पेंडुलम के केस में भी एनर्जी के कन्वर्जन्स होते रहते हैं। पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम में एक आपका थ्रेड होता है जिसमें आप एंड में एक मास लटका देते हो। तो यहाँ पे मान लो ये आपका मास है और आपने उसको एक थ्रेड से बांधा हुआ है। तो इसको जब हम एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके जाते हैं, यहाँ तक लेके आए, तो क्या हुआ, इस पेंडुलम की हाइट मैक्सिमम हो गई। सो इस जगह पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम एंड हियर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मिनिमम। ठीक, मिनिमम भी क्या 0 हो जाती है, रेस्ट में आ जाता है, के इज इक्वल टू 0 बिकॉज दी बॉब कम एट रेस्ट। और वहीं पे फिर यहाँ पे रुकने के बाद फिर जब ये मीन पोजीशन पे आएगा तब इसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, बिकॉज ये आपका 0 हाइट पे आ जाएगा। इस जगह पे यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी P इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे जो Ke है, K
वो मैक्सिमम हो जाता है जब पेंडुलम हमारा बेस की तरफ आता है या मीन पोजीशन पे आता है। अब वापस से पेंडुलम कहाँ जाएगा, वापस से पेंडुलम यहाँ रुकेगा तो है नहीं, ये जाएगा अगेन एक्सट्रीम पोजीशन पे इस जगह पे। अगेन जब ये एक हाइट पे जाएगा और रुक जाएगा, रुक गया है तो यहाँ पे अगेन के ई क्या हो जाएगा, के ई ये हो जाएगा 0 बिकॉज द बॉब कम्स एट रेस्ट। और उसके बाद जब ये आपका सारा एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे P कितना हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ P विल बी इक्वल टू मैक्स, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम। तो ये कन्वर्जन होता है एनर्जी कन्वर्जन आपके एक सिंपल पेंडुलम में। इसमें क्वेश्चन इस तरह आ सकते हैं कि बताओ एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक आने में कौन सा एनर्जी चेंज होता है, तो वो सारे चेंजेस देखो मैंने बता दिए हैं। आप जब एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आते हो तो आपका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है काइनेटिक एनर्जी में, और जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हो तब आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको एक बार समझ लो अच्छे से। तो चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसी के ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स। सो न्यूमेरिकल देखते हैं अभी। सो क्वेश्चन नंबर 13, ये हमारा 13th न्यूमेरिकल है इस सीरीज का। सो यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। अ स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। सो एक पत्थर है 500 ग्राम का, आधा किलो का, जिसको हमने वर्टिकली फेंका है विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्रेटेस्ट हाइट। उस स्टोन में ग्रेटेस्ट हाइट तक पहुंचने में या पहुंचने के बाद कितना पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना था, इतना, मास कितना था, इतना, तो हमने कितने उसको काइनेटिक एनर्जी से फेंका ये तो हम निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हम ऐसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम पॉइंट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। जितने काइनेटिक एनर्जी से हम उसको फेंकेंगे वही तो उस पे जाके जब ऊपर हो जाएगा तब वही तो उसमें पी में कन्वर्ट होगा पोटेंशियल में। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हम निकाल लेंगे बिकॉज काइनेटिक के लिए हमें दोनों चीजें पता है, मास भी पता है, वेलोसिटी पता है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, हाफ mv स्क्वायर। मास हमको दे रखा है 500 ग्राम, इसको तुरंत चेंज करो केजी में, तो 500 को डिवाइड कर दो 1000 से, ये हो जाएगा केजी में। मास हो गया हमारा स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट, और यहाँ पे हाफ भी लगेगा, हाफ में लगाना भूल गया था, तो हाफ इंटू 500 अपॉन 1000, और v स्क्वायर का वैल्यू हमें रखना है, वेलोसिटी हमको दे रखी है 15, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15। बस इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा कितना, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया हमारा 1/4 इंटू 15 इंटू 15। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 15 इंटू 15 कितना आ जाएगा, 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 225 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा आपका 5 4 ज़ा 20, 25, 6 4 ज़ा 24, और उसके बाद 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 56.25, और ये आ जाएगा आपका जूल, बिकॉज आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो एट मैक्सिमम पॉइंट। इसके बाद चलो देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें निकालना है, सेकंड पार्ट में है द काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड। तो यही जब पत्थर जमीन तक आएगा, जमीन से टकराया नहीं है बट जमीन के पास तक जब आएगा तब भी इसमें उतनी ही एनर्जी रहेगी जो इसके टॉप पॉइंट पे थी। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में जो काइनेटिक एनर्जी हमसे कह रहे हैं ना, ये सेम ही होगी जितनी काइनेटिक एनर्जी अभी हमने निकाली है। के इज इक्वल टू 56.25 जूल्स, सेम रहेगी इसमें। फिर उसके बाद सी पार्ट में द टोटल एनर्जी इन इट्स हाफवे पॉइंट। अब ये भी देखो, ये वही चीज है जो थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन अभी हमने किया था कि किसी भी बॉडी में जितना एनर्जी हम एक बार दे देते हैं उसके फ्री फॉल में उसमें टोटल एनर्जी सेम रहता है सारे पॉइंट से। तो इसमें सी पार्ट भी क्या पूछा गया, द टोटल एनर्जी एट इट्स हाफवे पॉइंट, बीच में उसमें टोटल एनर्जी कितना होगा, वो भी इतना ही होगा। ये आप डायरेक्टली कह सकते हो थर्ड पार्ट में, बिकॉज आपने अभी वेरिफिकेशन देखा है। द टोटल एनर्जी इन इट्स हाफवे पॉइंट will be equal to same 56.25 joules. So that will be the answer. So I hope clear हो गया होगा एल न्यूमेरिकल, और इसमें हमने पूरा वही कॉन्सेप्ट यूज किया है, दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हर पॉइंट पे फ्री फॉल में टोटल एनर्जी बॉडी का सेम रहता है। चलो देखते हैं अभी एक और न्यूमेरिकल। सो अभी हम देखते हैं 13th न्यूमेरिकल जो कि है ये। द डायग्राम गिवन बिलो शोज अ स्की जंप, अ स्कीयर वेइंग 60 kgf, वेट ऑफ स्कीयर, जो बंदा स्की कर रहा है उसका वेट 60 kgf है, एट द टॉप ऑफ स्की जंप।
ही मूव्स फ्रॉम ए एंड टेक्स ऑफ फॉर हिज जंप एट बी। सो बेसिकली एक स्कीयर है ए पॉइंट पे, फिर वो यहाँ से यहाँ आता है और बी तक आता है, यहाँ से जंप करता है और बी पॉइंट तक आ जाता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें पता है, ए पॉइंट की जो हाइट है वो 75 मीटर है, 75 मीटर, और जो बी पॉइंट जहाँ तक वो उछल के गया है तो वो पॉइंट 15 मीटर अबव है ग्राउंड से। तो यहाँ हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्फीयर बिटवीन ए एंड बी। सो वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा? फर्स्ट पार्ट बहुत ही सिंपल है, इसमें बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये हम न्यूमेरिकल कर भी चुके हैं। फॉर्मूला क्या होता है, mg, 2 पॉइंट्स होंगे ना, H2 और H1, या तो आप 2 बार अलग अलग निकालो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और माइनस कर दो। अगर आप डायरेक्टली भी करना चाहते हो तो इस तरह कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होगा, इज इक्वल टू mg, m और g तो चेंज होंगे नहीं, मास तो बदलेगा नहीं उस बॉडी का, ना g बदलेगा, बदलता क्या है h, तो हाइट क्या हो जाएगी H2 माइनस H1 जब कॉमन लेके आप निकालोगे तो या तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो या फिर आप तरीका समझ लो कैसे निकाला जाता है। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। मास हमारा कितना है, मास बॉडी का कितना है 60 kgf। जी का वैल्यू हमें कितना दिया होगा, जी का वैल्यू देखो लास्ट में 10 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 10। H2 माइनस H1 पहले कितनी हाइट पे था वो 75 मीटर्स, अब कितनी हाइट पे है 15 मीटर, तो ये हो जाएगा 75 माइनस 15। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 60 इंटू 10 600 मल्टीप्लाई बाय 75 माइनस 15, ये हो जाएगा आपका 60। तो 600 इंटू 60 ये हो जाएगा 6 6 36, उसके बाद 30, तो 36,000 जूल्स विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्की जंपर। सो स्की जंपर में इतना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ जाएगा। ठीक, चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं। इफ 75% of the energy in part A becomes kinetic energy at B, calculate the speed at which the skier arrives at B। तो यहाँ पे कहा गया है if 75% of the energy in part A में जो हमने एनर्जी निकाली है उसका 75% converts या becomes kinetic energy at B, तो अगर इसका 75% kinetic energy में चेंज हो जाता है तब उसका जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में हमें पहले तो ये निकालना है कि 75% ऑफ 36,000 होगा कितना, तो ये हो जाएगा 75 अपॉन 100 इंटू 36,000। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, फिर 75 इंटू 360 कर लेते हैं। सो यहाँ पे 75 को 36 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27,000। सो ये आ जाएगा 27,000 जूल। तो इतना आ गया। अब ये क्या है, तो अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि यही एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो हम कह सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 27,000 जूल्स। तो अब इसी काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड एट विच द स्कीयर अराइव्स एट बी। तो अब इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से स्कीयर में स्पीड होगी तो उसी स्पीड को हमें निकालना है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रख देंगे हाफ mv², और इधर रख देंगे 27,000। तो इसी में वैल्यू निकाल लेंगे v का। तो यहाँ पे m का वैल्यू रख देते हैं, उसको अरेंज कर लेते हैं। तो 2 को इधर ले आऊंगा मैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 27,000 इज इक्वल टू m का वैल्यू हमारा कितना है, स्कीयर का वेट है 60 kgf, तो ये हो जाएगा 60 इंटू v² का वैल्यू में निकालना है। बस यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। अभी 60 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 27,000 अपॉन 60 इज इक्वल टू v²। तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काट दो, ये हो जाएगा 6 से नहीं कटेगा, 3 से काट दो, तो 3 2 6 और 3 9 27 और 0 एक और 0 आ जाएगा, तो 2 इंटू 900, 2 से 2 कट जाएगा और 900 बचा, तो ये आ गया आपका v² इज इक्वल टू 900, दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 900। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, सो 9 का अंडर रूट निकालेंगे वो आएगा 3, और 100 का निकालेंगे उसका एक 0 बाहर आएगा, तो 30 आ जाएगा v, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर। स्कीयर की इतनी स्पीड होगी। सो आई होप समझ में आ गया होगा एल न्यूमेरिकल भी, देख लो एक बार इसको, और चलो बढ़ते हैं फिर आगे। सो अभी देखते हैं एक लास्ट न्यूमेरिकल। तो लास्ट न्यूमेरिकल कुछ ऐसे है
क्वेश्चन 14, a hydroelectric power station takes its water from a lake whose water level is at height of 50 मीटर। सो एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है वो जगह जहां पे पानी की मदद से बिजली बनाई जाती है। सो वो ये पानी कहां से लेता है? फ्रॉम अ वाटर लेवल एट अ हाइट ऑफ 50 मीटर अबव द टर्बाइन। तो यहाँ पे टर्बाइन से उस वाटर की हाइट कितनी है? 50 मीटर, मतलब हाइट कितनी हमको दे रखी है? 50 मीटर्स की। अज्यूमिंग एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ 40%। एफिशिएंसी की मैंने बात बताई थी आपको कि एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि पावर वहां पे कितना इनपुट हो रहा है और कितना आउटपुट वो दे रहा है। सो पावर इनपुट और आउटपुट का एफिशिएंसी आपको दे रखा है 40% है। कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर विच मस्ट फ्लो थ्रू द टर्बाइन ईच सेकेंड टू प्रोड्यूस पावर आउटपुट ऑफ 1 मेगावाट। और 1 मेगावाट मतलब क्या? 10 to the power 6 मेगा मतलब। सो ये है यहाँ पे। तो हमको क्या निकालना है? We have to calculate the mass of water which must flow through the turbine each second to produce the power output of 1 megawatt। तो 1 मेगावाट ये हमको क्या दे रखा है? ये हमको दे रखा है पावर आउटपुट। पावर इनपुट 40% की मदद से हम पहले निकाल लेते हैं। तो हमको गिवन है, गिवन तरीका समझना इसको कैसे कर रहे हैं हम। सबसे पहले यूज करेंगे एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी हमको गिवन है कितना? 40% की। तो एफिशिएंसी हम रखते हैं। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100। तो एफिशिएंसी हमको दे रखी है 40% की। तो 40 अपॉन 100 चाहे तो इधर ही ले आओ। तो 40 अपॉन 100 इज इक्वल टू पी आउट। पावर आउटपुट हमको कितना दे रखा है? टू प्रोड्यूस अ पावर आउटपुट ऑफ 1 मेगावाट। पावर आउटपुट हमको दे रखा है 1 मेगावाट यानी 10 to the power 6 वॉट। ये है 10 to the power 6। 1 मेगावाट का मतलब 10 to the power 6 वॉट हो गया। और पावर इनपुट हमको निकालना है कि पावर इनपुट टरबाइन को कितना इनपुट मिलेगा तब जाके वो इतना पावर आउटपुट दे पाएगा। तो पावर इनपुट निकाल लो इससे। पावर इनपुट इधर ले आओ, इन दोनों को इधर ले आओ। तो पावर इनपुट विल बी इक्वल टू 10 to the power 6 वॉट इंटू 100 ऊपर आएगा, 40 नीचे जाएगा, रेसिप्रोकल होकर इधर आके मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे 0 से 0 कटा और यहाँ पे 4 से इसको काट दो, ये आ जाएगा 2.5। तो ये आ जाएगा हमारा 2.5 इंटू 10 to the power 6 वॉट्स। ये इतनी हमको पावर इनपुट चाहिए टरबाइन में। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? पावर इनपुट तो हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे है we have to calculate, assuming an overall efficiency of 40%, calculate the mass of water which must flow through the turbine each second। अब यहाँ पे हमको टाइम भी दे रखा है, हर सेकंड कितना वजन पानी का वहां से होके गुजरना चाहिए ये हमसे पूछा गया है। तो हमको टाइम दे रखा है। तो पावर और टाइम की हेल्प से हम यहाँ पे एनर्जी निकाल सकते हैं, W वर्क डन। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे P इज इक्वल टू W/T का, जिसको हम बना लेंगे W के लिए फॉर्मूला W इज इक्वल टू P इंटू T। तो पावर इनपुट हमने निकाला था कितना? 2.5 इंटू 10 to the power 6 इंटू 1 सेकेंड, ये हमने रख दिया। हम एनर्जी निकाल लेंगे इससे। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10 to the power 6 जूल्स। ये हमने निकाल लिया वर्क डन। तो वर्क डन, टरबाइन को इतना काम करना है। अब इतना काम करने के लिए उसको कितना पानी लगेगा वो हम लास्ट में निकाल लेते हैं। तो इसको मैं पेन चेंज कर लेता हूं यहाँ पे। तो फॉर दिस मच वर्क, फॉर दिस मच वर्क। अब यहाँ पे पानी एक हाइट से नीचे गिर रहा है। तो पानी में क्या है? पानी क्योंकि एक हाइट पे है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे ये जितना भी वर्क है वो पानी की पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हो रहा है। तो हम यहाँ पे इस वर्क को लिख सकते हैं इज इक्वल टू mgh, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जितनी पानी में है इस हाइट पे वही कन्वर्ट हो रही है इस वर्क में। तो यहाँ पे इस वर्क का वैल्यू हम रख देंगे विच इज 2.5 इंटू 10 to the power 6 इज इक्वल टू, हमें मास ऑफ वाटर निकालना है, यही हमें कैलकुलेट करना है। और g का वैल्यू हमें कितना दे रखा है? 10, आसानी के लिए, ताकि आसानी से हम कैलकुलेट कर सकें। और हाइट ऑफ वाटर कितनी थी? हाइट ऑफ वाटर हमको दे रखी थी हाइट ऑफ 50 मीटर। तो हाइट हमको 50 दे रखी है। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं, m का वैल्यू निकाल लेते हैं, बाकी सारे टर्म्स लेफ्ट साइड ले आओ। तो ये हो जाएगा 2.5 और 10 to the power 6 को थोड़ा मैं ओपन करके लिख देता हूँ। तो 2.5 इंटू 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दिए 10 to the power 6 की जगह। और 10 इंटू 50 नीचे आ जाएगा, 10 इंटू 50
इज इक्वल टू m, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट हटा के एक और जीरो बढ़ा लो चाहे तो नीचे। अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया। कितने जीरो बचे? ऊपर बचे 3 जीरो और नीचे बचा 5। तो पहले 5 से काट लो, 5 5 ज़ा 25, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 2 3 इज इक्वल टू m। तो ये बचा 5 5 ज़ा 25 कट गया, ये बचा 5000। तो ये आ जाएगा आपका 5000 kg, क्योंकि मास निकाल रहे हैं ना, तो मास इज इक्वल टू 5000 kg। मतलब इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए पर सेकेंड, हर सेकेंड इतना किलो पानी ऊपर से जब टरबाइन पे गिरेगा तब जाके टरबाइन 1 मेगावाट बिजली बना पाएगा। तो ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको पीछे जाके देख लो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अब आगे देखेंगे हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। टिल देन टेक केयर। हाय स्टूडेंट्स, सो आई होप आपने पिछले सारे पार्ट देख लिए होंगे इस चैप्टर के। तो अब हम देखने वाले हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और उनके बीच के जो इंटर कन्वर्जन्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में कि बताओ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में या इस पर्टिकुलर केस में कौन से फॉर्म का एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हो रहा है। सो इस वीडियो को थोड़ा सीरियसली देखना, ध्यान से देखना, बिकॉज ईजी चीज़ है। अगर एक बार आप अच्छे से समझ लोगे तो इसका आंसर आप बहुत आसानी के साथ कर पाओगे। और इस पार्ट में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इस पार्ट में बस कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। चलो, तो ये यहाँ पे कुछ इमेज आप देख सकते हो कि एनर्जी कई तरह की होती है, एनर्जी कई टाइप्स की हो सकती है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, लेकिन उसके अलावा भी कई फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी होता है, थर्मल एनर्जी होता है, न्यूक्लियर एनर्जी होता है, और केमिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, एक ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ फॉर्म्स हैं एनर्जी के, और भी होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे एनर्जी के बारे में एक खास बात होती है दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम ना एनर्जी को बना सकते हैं ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हाँ, हम एनर्जी को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इस पर्टिकुलर वीडियो का कि हम एनर्जी का कन्वर्जन कैसे करते हैं, या कई अलग अलग एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम ये समझेंगे कि एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है रियल लाइफ में, राइट। यही आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दीज टाइप्स ऑफ एनर्जी, यही आपके कोर्स में है। चलो देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं इलेक्ट्रिक आयरन का। इलेक्ट्रिक आयरन सबके घर में होगा, इलेक्ट्रिक प्रेस जिससे कपड़े प्रेस किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक प्रेस में हम क्या करते हैं, हम उसका प्लग इलेक्ट्रिसिटी प्लग में लगाते हैं, वहां से उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये प्रेस किस में कन्वर्ट करता है, हीट में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन डिस्कस अबाउट या टेल अबाउट द एनर्जी चेंज व्हिच टेक्स प्लेस। तो एनर्जी चेंज किसमें से किसमें हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, राइट। अब एक मान लेते हैं एक थर्मोकपल है। थर्मोकपल कई बच्चों को नहीं पता है, कई लोगों ने नहीं देखा होगा। थर्मोकपल एक डिवाइस होता है जो उल्टा काम करता है, जो हीट एनर्जी को लेता है और उसको इलेक्ट्रिक करंट में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो थर्मोकपल क्या करेगा, हीट को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसी भी डीसी मोटर या एसी मोटर, कोई भी टाइप का मोटर है, जैसे पंखा हो गया या आपका पंप हो गया, वाटर पंप, तो वो किस तरह का चेंज करता है, उसके अंदर भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, एंड ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके उसको मैकेनिकल एनर्जी में, रोटेशनरी एनर्जी में या रोटेशनल एनर्जी में चेंज कर देता है। यानी कि हियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब यहीं पे इसके उल्टे की हम बात करें, आपने शादी की बारातों में देखा होगा अक्सर बड़ा सा जनरेटर होता है, इतनी आवाज़ करता है, वहाँ इरिटेशन हो जाती है उसकी वजह से। सो जो ये जनरेटर है ये क्या करता है, इसको जनरेटर भी नहीं कहते, इसको ऑल्टरनेटर कहा जाता है या डायनेमो कह सकते हो आप इसको। तो इसका काम क्या होता है, इसके अंदर एक इंजन लगा होता है, इंजन प्रोवाइड करता है मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की वजह से ये मोटर बिजली बनाता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देता है उसको। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन केस ऑफ जनरेटर। तो जनरेटर क्या करेगा, उल्टा काम करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को बिजली में कन्वर्ट करेगा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, राइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट इन केस ऑफ माइक्रोफोन, माइक देखा होगा आपने, माइक जो सिंगर्स यूज करते हैं। तो माइक के केस में हम बोलते हैं, माइक में साउंड एनर्जी देते हैं माइक को,
और ये माइक काम क्या करता है, ये उस साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कंप्यूटर्स या जो भी डिवाइस वहां लगा हुआ है वो सेंस करके उसको सेव कर लेता है। तो यहाँ पे साउंड एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी माइक्रोफोन में। ठीक, माइक और स्पीकर में अंतर होता है, ध्यान रखना। ये माइक है। अगर बात करें स्पीकर की, तो स्पीकर उल्टा काम करता है। स्पीकर में आप कनेक्ट करते हो स्पीकर को अपने फोन से, फोन क्या करता है, बिजली के सिग्नल देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है स्पीकर को। स्पीकर क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू साउंड एनर्जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी इन केस ऑफ अ स्पीकर। स्पीकर में ये काम होता है। और माइक में आप बोलते हो और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है उस साउंड को। तो यहाँ पे ये चेंजेस हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम बात करते हैं चार्जिंग की। जब किसी बैटरी को चार्ज किया जा रहा होता है, जैसे मान लो ये एक फोन है, भाई साहब चला रहे हैं, तो इसमें जब फोन की बैटरी को चार्ज किया जा रहा है तो इसमें किस टाइप का एनर्जी का चेंज हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हो अपने फोन को, प्लग किया आपने फोन को, तो यहाँ पे आप बिजली दे रहे हो फोन को। फोन क्या कर रहा है, फोन के अंदर जो बैटरी है उसके अंदर, मतलब जो सर्किट लगा हुआ है, वो बैटरी को उस इलेक्ट्रिसिटी को चेंज कर रहा है इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब बैटरी के अंदर जब वो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो बैटरी के अंदर वो किस तरह में स्टोर होगी, वो वहां पे केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो जब चार्जिंग हो रही होगी किसी बैटरी की, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और वहीं पे अगर हम बात करें, जब हम बैटरी का यूज कर रहे होते हैं, मान लो आप फोन का यूज कर रहे हो, तब यूज करते समय क्या होता है, वहां पे जो बैटरी के अंदर केमिकल होता है, बैटरी के अंदर एक केमिकल होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 नॉर्मल बड़ी बैटरीज में। और जो आपके फोन में बैटरी होती है वो आपकी लिथियम आयन बैटरी होती है, या लियोन बैटरी कहते हैं इसको। इसके अंदर भी केमिकल फॉर्म में ही एनर्जी सेव होती है। तो जब बैटरी चार्ज की जा रही होगी, किसी भी चीज की बैटरी हो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और जब आप बैटरी का यूज कर रहे होगे, व्हाइल यूजिंग अ बैटरी, द केमिकल एनर्जी इन द बैटरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये होता है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मान लेते हैं एक कैंडल है, एक कैंडल जल रही है, तो कैंडल में कौन से टाइप का चेंज हो रहा है एनर्जी का। कैंडल वैक्स की बनी होती है, वैक्स क्या है, केमिकल है। तो कैंडल के अंदर की एनर्जी आपकी स्टोर्ड है केमिकल फॉर्म में। तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी है। जब आप कैंडल को जलाते हो तो वो लाइट एमिट आउट करती है, लाइट प्रोड्यूस करती है। तो कैंडल जलती है तब वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही होती है इनटू लाइट एनर्जी। सो कैंडल के जलने के केस में केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। हम इसी का एक ऑपोजिट केस देखते हैं। मान लो आपका एक फ्लावर है, या कोई भी प्लांट है, किसी भी चीज का प्लांट है, फ्रूट का प्लांट हो गया, या मैंने फ्लावर का प्लांट बनाया है, तो उस पर जब सनलाइट पड़ती है, इसको जब लाइट मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, तो ये आप सबने बायोलॉजी में पढ़ा है, दैट फोटोसिंथेसिस वहां पे अकर होती है, जिसकी मदद से प्लांट अपना खाना बनाते हैं। तो प्लांट जो खाना बनाते हैं वो ऐसा तो नहीं है डोसा बना के खा जाएंगे, वो उस खाने को स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो वहां पे केमिकल एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर करके रखेंगे खाने को। तो बेसिकली प्लांट के केस में या फोटोसिंथेसिस के केस में आपका लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। याद रखना, फोटोसिंथेसिस के केस में प्लांट को या किसी ट्री को लाइट एनर्जी मिलती है और वो उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इनटू केमिकल एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू, राइट। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज अबाउट बल्ब। अब बल्ब जब ग्लो करता है, यहाँ पे मैंने ये वाला बल्ब लगाया है, आजकल एलईडी बल्ब चल रहे हैं, तो कोई भी बल्ब हो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है, हम उसको बिजली देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू लाइट एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी इन केस ऑफ बल्ब। बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, सब में यही एनर्जी का चेंज होता है। फिर हम बात करते हैं सोलर पैनल की। अगर सोलर पैनल की बात करें तो ये उल्टा काम करते हैं। इसको अगर हम सनलाइट में रखते हैं या धूप में रखते हैं तो यहाँ पे ये उस लाइट एनर्जी को चेंज कर देता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोलर पैनल बल्ब का जस्ट ऑपोजिट काम करता है, उसको लाइट देते हैं तो वो बिजली पैदा करता है। तो लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन केस ऑफ अ सोलर पैनल। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दिस इज अ सोलर पैनल। तो एग्जाम में कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका। अक्सर 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन आता है, आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है और आपको वहाँ पे लिख के बताना होता है कि कौन सी एनर्जी से किस एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो अगर आप इसको समझ लेते हो ध्यान से तो यहाँ पे कुछ भी रटने लायक नहीं है, आपको बस दिमाग दौड़ाना है, सोचना है कि कौन से डिवाइस में या कौन से एग्जाम्पल में किस तरह का एनर्जी का चेंज हो रहा है। तो ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। आई होप आप लोग को ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आप इस वीडियो को हमारी ऐप पे देख सकते हो। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मशीन चैप्टर को। सो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।